नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रही हूँ अमृता प्रीतम जी की कहानी शाह की कंजरी। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहाँ ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहाँ ही उसने हुस्न के ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर वह एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई। वही शहर था। वह सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था, शाह की कंजरी गजब का गाती थी। कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद नहीं लगा सकती थी। इसीलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे पर उसकी आवाज़ नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था, वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था, आह, शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात नहीं थी। शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था, शाहनिये, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आँख जौहरी की आँख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसी चीज़ होती है जो लाखों को खाक कर देती है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख के खाक बना देती है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाता है। पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों के खाक कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बत चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूँ कि इस कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब जबाग दिखाए और जो वह हाथों के निकल गई तो लाख के खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी और वक्त चुप था। वह बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से बहकर उसके घर आ जाता था। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर की शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रक को ताला लगाते हुए शाह से कहा, उसे चाहे होटल में रखो चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो।
उसे मेरे घर न लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच साहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह ब्याहने लायक हो गया था। साहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना घर में किसी को उसका नाम लेने दिया। वैसे उसके बेटे ने दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काढ़ रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। साहनी के हाथ भरे हुए रुपए थे। रुपयों की थैली निकालती खोलती फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल न खा जाए। वैसे तो शाह जी को बहुतेरी गाने नाचने वाली हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मल्लिकाएं तरन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। प्लेटी होटल आम होटलों जैसी नहीं थी। वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज लोग ही आते थे और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वह तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है, उस जगह का नाम भी नहीं लिया, पर वह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन भा गई, इसलिए कि वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई अमीरजादा नीलम के पास आने जाने लगा था। दूसरे इसलिए कि वह चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके लड़के की तड़क भड़क देख जाए, पर वह साहनी से डरता था, दोस्तों को हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से 2 ने राह निकाली और साहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी की गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह दी कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ से हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है। पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया, तुम सियानी बनो। उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुलाओ तो लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से बच जाएगा। साहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती, पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी जी तुम्हारा राज है, वह बांदी बन कर आएगी तुम्हारे हुक्के में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कुमने आए डोम मरासी जैसी वह। बात साहनी के मन भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर थी
चाहे डर का कर सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी की टांगे में बैठते देखती तो ना सोचते हुए भी सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देखूं। वह मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और उसे क्या कर लेना है। एक बार चंद्रा को देख लूँ तो। साहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी। यहाँ न शराब उड़ेगी न कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तू मर्द मानस भी बैठन जाना, वह आए तो सीधी तरह गा कर चली जाए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी, जो और लड़के लड़कियों को दूंगी, जो बन्ने सहराएं गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं। शाह के दोस्तों ने फूंक दी। तुम्हारी समझदारी से तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर कि क्या हो गुजरना था। अब आई। साहनी ने खुद अपनी भग्गी भेजी थी। उस मेहमानों से भरा हुआ था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफ़ेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सेहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्गी दरवाजे पाकर रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की एक तरफ चली गईं, कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया। साहनी ने डांट सी दी, पर उसकी आवाज़ खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे तक आ गई। साहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के सगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। साहनी को सिर्फ एक पल ही लगा, जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियाँ की छन छन हुई तो साहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है, और एक साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज़, बहुत बहुत मुबारक साहनी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। साहनी ने उसे गांव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो साहनी को लगा कि उसकी मांसल बाह बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे में एक कोने में शाह की भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाज़नीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियाँ भी छनकी थीं। साहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की, और फिर स्वाभाविक ही अपनी बाह में पड़े उस सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थीं। साहनी की अपनी आंखें भी, पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदसगुनी क्यों करती हो, सहरे गाओ ना, पर उसकी आवाज़ गले में घुटती सी गई। शायद औरों की आवाज़ भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अधबीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी,
मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी क्यों साहनी। और साहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। निक्की निक्की बूंदी निकिया मीह वे वरे, तेरी माँ के सुहागिन तेरे सगन करे। साहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच में माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। साहनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई और उस वक्त उसके बेटे के सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई ढोलकी रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियाँ सदा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ लिया। साहनी कुछ रो में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरे करने के लिए बजाय औरतों की फरमाइश पूरे करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उसके कान में पास कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, फुसफुसाकर, पर साहनी के कान में आवाज़ पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी। साहनी की कंजरी, शाह की कंजरी, और साहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज़ ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली की आवाज़, सूहे वे चीरे बलिया में कहती हाँ। और साहनी का कलेजा थम सा गया। वह सूरे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होती दूसरा शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरह की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, और कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की। उसकी टल्ली सी आवाज़, वह भी शायद कहने को कह रही थी, जैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों के बात और भी थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठ नी साहिबा सुतिए, उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। साहनी को भी घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुंह की ओर देखा। शाह भी और तो सरीखा बूत बना हुआ था, पर साहनी को लगा वह पत्थर का हो गया था। साहनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर घड़ी छिन गई तो वह भी अपनी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वह करे कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत ना बने। काफ़ी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। साहनी का कहना था, आज वह उसी तरह बतासे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं, जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयाँ आ गई और साहनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकाल कर अपने बेटे के सिर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे साहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। साहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज उसकी भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर साहनी ने अपने आप थाम लिया। एक जेरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी। वह जोर से हंस पड़ी।
नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में भीनी सी हो गई। कमरे में साहनी की साड़ी और का शगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब